अस्सलाम वालेकुम। एमडीकैट 2026 वीडियो नंबर 9 और एमसीक्यू सीरीज़ में आज जो हमारा चैप्टर हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ द इंजाइम। ठीक है, इंजाइम चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोगों ने वन शॉट नहीं सुना तो पहले वन शॉट सुन लें, अपना कंसेप्ट बिल्डअप कर लें, इसके बाद ही आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, अदरवाइज़ आप लोगों की मिस्टेक्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है और इसको लाजमी से जो है वो सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास पहला एमसीक्यू है कि इंजाइम आर केमिकली मोस्टली कंपोज्ड ऑफ, यानी कि अब हमने ये बताना है कि इंजाइम जो है वो केमिकली किस चीज़ से मिलके बने होते हैं। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। तो हम सबको पता है कि जो इंजाइम होते हैं वो किस चीज़ के मिलके बने होते हैं, प्रोटीन्स के मिलके बने होते हैं, आप सबको पता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू है कि द सब्सटेंस अपॉन विच इंजाइम एक्ट। अब यानी कि वो सब्सटेंस बताना जिसके ऊपर इंजाइम जो है वो क्या करता है, वो एक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं। प्रोडक्ट नहीं भाई, प्रोडक्ट तो हमारे पास रिएक्शन के फिनिश होने के ऊपर होता है। ठीक है ना। इसी तरह से एक्टिवेटर भी नहीं होगा, कोफैक्टर नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या यूज़ करने लगे हैं जी, सबस्ट्रेट को हम यूज़ करते हैं, यानी कि इंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर ही क्या करता है, एक्ट करता है। थर्ड एमसीक्यू है कि इंजाइम लोअर क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को। ये वन शॉट के अंदर मैं डिटेल से बता चुकी हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और इंजाइम किस तरह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर करते हैं टू स्टार्ट द रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, नहीं सुना तो आप लोग वहाँ पर मेरे वन शॉट में जाके सुन सकते हैं, या किसी भी आप यूट्यूब चैनल पे वन शॉट को सुन के जो है वो अपना कंसेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। ओके जी, एमसीक्यू नंबर 4 है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज़। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। तो हम यहाँ पर इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी दैट इज नीड टू स्टार्ट द रिएक्शन। ठीक है ना, ये हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंजाइम स्पीड अप रिएक्शन बाय। अब देखो, यहाँ पर हमने ये बताना है कि पीछे तो हमने कहा था कि इंजाइम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं क्या चीज़ लो करके, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। अब इंजाइम जो है वो रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं बाय क्या, इंक्रीज करके। इंक्रीज सबस्ट्रेट क्वांटिटी या इंक्रीज टेम्परेचर परमानेंटली या फिर लोवरिंग एक्टिवेशन एनर्जी या फिर चेंज इक्विलिब्रियम। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, लोवरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह से लो करते हैं ये डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, मेरे ख्याल से अब यहाँ पर पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि द पार्ट ऑफ प्रोटीन ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम इज कॉल्ड। अब हमने ये बताना है कि जो एंजाइम है जिसको हम कहते हैं कंजुगेटेड एंजाइम, उसमें जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम, एपोएंजाइम, होलोएंजाइम और एक्टिवेटर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, एपोएंजाइम। ठीक है ना। अभी जो हमारे पास एपोएंजाइम होता है ना, ये बेसिकली इनएक्टिव प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है, प्रोटीन तो है लेकिन ये किस तरह का पार्ट होता है, इनएक्टिव पार्ट होता है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। बाकी क्या है, होलोएंजाइम क्या है, ये भी डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। नंबर 7 एमसीक्यू है कि कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम इज कॉल्ड। अब कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम को हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। हम यहाँ पर इसको जो है वो नाम दे देते हैं। अच्छा, होलो एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम किस चीज़ से मिलके बना होता है, यहाँ पर हम किस चीज़ को लेते हैं, एपोएंजाइम। ठीक है ना, एपोएंजाइम प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या होता है जी, कोफैक्टर। ठीक है, ये दो चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं जी, होलो एंजाइम बनाती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास नंबर 8 एमसीक्यू है कि नॉन प्रोटीन हेल्पर ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। अच्छे से आप लोगों को पता है, इसको हम यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, कोफैक्टर का इसको जो है वो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर नोन एज। अभी जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम या कैटालिस्ट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं जी, कोएंजाइम इसको बोला जाता है।
ओके। 10th MCQ है कि मोस्ट इंजाइम आर डिराइव्ड फ्रॉम। अब ज़्यादातर जो इंजाइम होते हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं, हार्मोन्स, विटामिन, लिपिड्स या फिर शुगर। तो ये ज़्यादातर जो इंजाइम बनते हैं वो किस चीज़ से मिलके बनते हैं, विटामिन से डिराइव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है कि द रीजन वेयर सबस्ट्रेट बाइंड। अब हमें पता है कि जो इंजाइम होता है, इंजाइम का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो वो सारे का सारा एक्टिव नहीं होता। ठीक है। इसके ऊपर एक स्पेशल साइट होती है जहाँ पर हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है वो आकर बाइंड होता है, और उस जगह को हम क्या नाम दे देते हैं जी, एक्टिव साइट का। नेक्स्ट MCQ की लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। अब ये लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था, एमिल फिशर ने, डार्विन ने, वाटसन ने या क्रेब्स ने। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, फिशर ने। एमिल फिशर ने जो है ये लॉक एंड की मॉडल दिया था। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। अब हमने लॉक एंड की मॉडल के बारे में बताना है कि वो था क्या, कि उसके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट चेंज शेप, या इंजाइम फिट सबस्ट्रेट एग्जैक्टली, इंजाइम डिस्ट्रॉय सबस्ट्रेट, या फिर प्रोडक्ट बाइंड परमानेंटली। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि इंजाइम फिट सबस्ट्रेट एग्जैक्टली। ठीक है ना, ये कहा जाता है ना अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल कि हर एक स्पेसिफिक लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंजाइम होगा, जैसा इंजाइम होगा उसका वैसा ही सबस्ट्रेट होगा और उसी के साथ आकर बाइंड होगा, कोई और इसके साथ आकर नहीं लग सकेगा। ये हमें कौन बताता है, लॉक एंड की मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। अब ये किसने दिया था, ये दिया था हमें जी कोशलैंड ने। ठीक है, आपको पता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल में हमने ये बताना है कि वो क्या कह रहा था, सबस्ट्रेट चेंज शेप ओनली, सबस्ट्रेट चेंज नहीं करता था अपनी शेप को, एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली। ठीक है ना, इसमें हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल में जो एंजाइम होते हैं वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी हमारे पास ऑप्शन है कि प्रोडक्ट बिकम एंजाइम, ये भी गलत है। एक्टिव साइट डिसअपियर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है ना, एक्टिव साइट अगर डिसअपियर हो जाएगी तो कहाँ का रिएक्शन होगा, रिएक्शन तो होगा ही नहीं, तो सबस्ट्रेट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली। नेक्स्ट है कि टेम्परेरी कम्प्लेक्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग एंजाइम एक्शन। देखो कम्प्लेक्स कब बनता था, जब हमारे पास क्या होता था, एंजाइम होता था। ठीक है ना, उसके साथ आकर क्या लगता था, सबस्ट्रेट लगता था, और ये बन जाता था हमारे पास क्या चीज़, ES कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, टेम्पोरेरी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एपो एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या होलो एंजाइम कहते हैं। तो ये क्या है जी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। नेक्स्ट है कि इंजाइम स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स मेनली ऑन। अब इंजाइम का स्पेसिफिक होना मेनली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, एक्टिव साइट स्ट्रक्चर के ऊपर, प्रोडक्ट फॉर्मेशन या विटामिन्स। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी, एक्टिव साइट के हमारे पास स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है मेनली। ठीक है, वैसे और भी हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेनली ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एक्टिव साइट के ऊपर। नेक्स्ट है कि वन एंजाइम यूजली एक्ट ऑन। एक एंजाइम जो है वो किस चीज़ के ऊपर यूजली एक्ट करता है, मेनली अनरिलेटेड सबस्ट्रेट, अनरिलेटेड तो होगा ही नहीं। ठीक है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ऑल प्रोटीन या ओनली विटामिन। तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, क्योंकि एंजाइम एक है, उसकी एक्टिव साइट भी एक होगी, तो वो किसी एक ही सबस्ट्रेट के साथ आकर क्या करेगा, बाइंड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर रिएक्शन, यानी कि जब रिएक्शन हो जाता है तो उसके बाद भी एंजाइम जिस तरह से आया था वो वैसे ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, ना उसकी शक्ल में ना उसकी केमिकली प्रोपोजिशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वो रिमेन अनचेंज्ड ही होता है। क्यों, यहाँ पर हमने बताना है कंज्यूम स्लोली होता है, क्या कैटालिस्ट है, या प्रोडक्ट है, या कोफैक्टर है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, कैटालिस्ट है। अब आप सब जानते हैं कैटालिस्ट क्या होता है, कि कोई भी चीज़ जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है, अगर तो वो बॉडी के बाहर है तो उसको कैटालिस्ट बोलेंगे, लेकिन अगर वो बॉडी से अंदर है, ठीक है ना, बॉडी के अंदर है, लिविंग सिस्टम में है, तो हम उसको क्या कहेंगे, बायो कैटालिस्ट बोलेंगे, जिसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, एंजाइम।
नेक्स्ट है द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज यूजली, अब ये किस तरह की होती है, रिजिड इन ऑल केसेस, स्पेसिफिक इन शेप, लिपिड इन नेचर या मेड अप ऑफ द DNA। तो ये किस तरह की होती है, स्पेसिफिक इन शेप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम, अब ह्यूमन एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 25, 0, 37 या 60 सेल्सियस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 37 सेल्सियस। नेक्स्ट है एट वेरी हाई टेम्परेचर एंजाइम बिकम, अब बहुत ज़्यादा जब हाई टेम्परेचर होता है तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, देखो भाई एंजाइम को ना तो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर चाहिए, ना बहुत ज़्यादा फास्ट टेम्परेचर या फिर हम यूँ कहें कि हाई टेम्परेचर चाहिए। तो ये दोनों ही हमारे पास क्या है, ये दोनों ही एंजाइम को नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने बताना कि अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए तब एंजाइम किस तरह के हो जाते हैं, एक्टिवेटेड तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है इनकी लिमिट से बियॉन्ड है, ठीक है ना। डीनेचर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये डीनेचर हो जाएंगे। परमानेंट कैटलिस्ट ये भी गलत है, मोर स्पेसिफिक ये भी गलत है। तो ये क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, इनके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, बॉन्ड्स के टूटने से इनकी शेप नहीं रहेगी और हम यूँ कहेंगे कि ये क्या हो गए, ये डीनेचर हो गए हैं। ओके, डीनेचुरेशन काजेज, अब डीनेचुरेशन जो है इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, चेंज इन एक्टिविटी, चेंज इन एंजाइम शेप या फॉर्मेशन ऑफ द ATP मोर सबस्ट्रेट बाइंडिंग। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि इसकी जो शेप होती है ना एंजाइम की, जब चेंज हो जाती है तो हम कहते हैं क्या हो गया जी, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट है कि ऑप्टिमम pH फॉर दी पेप्सिन, पेप्सिन की जो ऑप्टिमम pH होती है वो किस तरह की होती है, एसिडिक होती है। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, ये जो हमारे पास चैप्टर एंजाइम है ना, इसमें एक टेबल दिया होगा pH का, ठीक है ना, उसको आपने ज़रूर से ही देख लेना है क्योंकि वहाँ से MCQs आएंगे, डायरेक्टली आएंगे और वहाँ पर जो है ये जो नंबर दिए गए हैं कि कौन सा एंजाइम जो है उसकी कितनी pH है, तो ये आप लोगों ने लाजमी से याद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि सलाइवरी अमाइलेज वर्क बेस्ट एट, अब आप लोगों को पता है सलाइवरी अमाइलेज कहाँ पर होता है, ठीक है ना, और ये किस तरह का हमारे पास जो है ये नेचर रखता है, यानी इसकी जो pH होती है ना वो न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनिशियली, अगर हम स्टार्ट में जो हमारे पास सबस्ट्रेट हैं उनको इंक्रीज करते जाएं तो उससे क्या होगा, देखो हमारे पास एंजाइम अभी काफ़ी सारे हैं, सपोज करो ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है, और हमारे पास अभी के अभी फ़िलहाल जो है वो एक ही सबस्ट्रेट था, ठीक है ना। अब एंजाइम 4 है, सबस्ट्रेट 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबस्ट्रेट को बढ़ा सकते हैं। तो इनिशियली जब हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंक्रीज़ कर देते हैं किस चीज़ को, एंजाइम की एक्टिविटी को। नेक्स्ट हमारे पास है कि एंजाइम एक्टिविटी बिकम कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कांस्टेंट कब होगी एंजाइम की एक्टिविटी, आफ्टर सम टाइम, बिकॉज कब, एंजाइम जब डाइज कर जाएंगे, ठीक है ना, एक्टिव साइट बिकम सैचुरेटेड या फिर टेम्परेचर डिक्रीज या फिर pH बिकम एसिडिक। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि जब एक्टिव साइट जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगी, यानी कि क्या होगा कि सपोज करो ये कितने एंजाइम है, 4 है, ठीक है। पहले मेरे पास 4 एंजाइम थे, ठीक है ना, सबस्ट्रेट 1 था, तो मैंने एक और सबस्ट्रेट बढ़ाया, 2 हो गया। तो ये 2 हमारे पास जो सबस्ट्रेट थे वो 2 एंजाइम के साथ आकर बाइंड हुए। अभी यहाँ पर हमारे पास 2 एंजाइम की एक्टिव साइट क्या हो गई है, फिल हो गई है। बाकी हमारे पास 2 एंजाइम क्या है, रहते हैं, उनकी एक्टिव साइट अभी है हमारे पास। तो हम मज़ीद एंजाइम सबस्ट्रेट को जब हम बढ़ाते हैं तो ये मज़ीद हमारे पास 2 एंजाइम के साथ आकर बाइंड हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एंजाइम की तादाद और सबस्ट्रेट की तादाद दोनों इक्वल हो गए हैं। अब अगर हम यहाँ पर क्या करें, सबस्ट्रेट की तादाद को बढ़ा भी दें तो एंजाइम की रिएक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। एंजाइम का रिएक्शन वही रहेगा जितनी उनकी एक्टिव साइट थी, क्योंकि अब सारी की सारी एक्टिव साइट तो ऑक्यूपाई हो गई है, ठीक है ना। अब मज़ीद एंजाइम सबस्ट्रेट बढ़ाने से मज़ीद रिएक्शन को फास्ट नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर ये किस कंडीशन में चले जाते हैं, एंजाइम किस कंडीशन में चले जाते हैं, ये यहाँ पर हमारे पास चले जाते हैं कि ये क्या हो जाते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं, कि अब जितने मर्जी तुम सबस्ट्रेट बढ़ा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है कि हैवी मेटल यूजली इफेक्ट इंजाइम बाय। अब ये जो हैवी मेटल होते हैं ना, ये यूजली इफेक्ट करते हैं इंजाइम को। किस तरह से? एक्टिवेटिंग देम ऑलवेज, डीनेचरिंग प्रोटीन, या प्रोड्यूस एटीपी, या फिर इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? डीनेचरिंग प्रोटीन। नेक्स्ट है कि विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट इंजाइम एक्टिविटी। वो फैक्टर बताओ जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज नहीं होता। टेम्परेचर, पीएच, लाइट कलर, सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन। देखो भाई टेम्परेचर भी होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, इससे एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, डीनेचर हो सकता है। पीएच भी हमारे पास बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि हर एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक पीएच होती है। इसी तरह से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी, क्योंकि सबस्ट्रेट को बहुत ज़्यादा जब बढ़ा दोगे तो उसका असर हमारे पास ये होगा कि एंजाइम की सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाएंगी, मज़ीद कोई जगह नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा? एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लाइट कलर, यानी कि आप लोग सनलाइट दे दो या आप लोग आर्टिफिशियल लाइट उसके ऊपर दे दो, एंजाइम के ऊपर उसकी एक्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लो टेम्परेचर जनरली काजेज एंजाइम एक्टिविटी टू। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर लो टेम्परेचर को जो है वो अप्लाई करते हैं किस चीज़ के ऊपर? एंजाइम के ऊपर। यानी एंजाइम को हमने रिएक्शन करने के लिए दिया और उसको हमने दे दिया लो टेम्परेचर, तो उससे उसकी एक्टिविटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? स्टॉप परमानेंटली, स्टॉप तो होगी नहीं। इंक्रीज ग्रेटली, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्लो डाउन या फिर डीनेचर इंस्टेंटली। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि ये क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसकी एक्टिविटी के ऊपर भी डायरेक्टली असर होगा, क्योंकि एंजाइम का टेम्परेचर का एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ सबस्ट्रेट दैट डिक्रीज इंजाइम एक्टिविटी। अब वो सब्सटेंस बताना है हमने जो इंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। उसको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर, एक्टिवेटर, इनहिबिटर या फिर सबस्ट्रेट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी? इनहिबिटर होता है वो जो इंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिजेंबल। अब ये जो कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर होते हैं वो किस चीज़ से मुशाबहत रखते हैं? एंजाइम से, प्रोडक्ट से, सबस्ट्रेट से या फिर विटामिन से। तो ये किस चीज़ से रिजेंबल करते हैं? सबस्ट्रेट से, क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है? कंपटीशन करना होता है किस चीज़ के साथ? सबस्ट्रेट के साथ। इनकी जो शेप होती है ना वो किसके शेप से मिलती जुलती है? सबस्ट्रेट की शेप से मिलती जुलती है। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और एक बात याद रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और सबस्ट्रेट अगर दोनों प्रेजेंट हो तो वो कौन हमारे पास, इन दोनों में से कौन जो है वो एंजाइम के साथ, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ आकर बाइंड करेगा? तो याद रखिएगा वो जिनमें हमारे पास अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या फिर सबस्ट्रेट, इनमें से जिनकी भी तादाद ज़्यादा होगी वो आकर अटैच करेगा और वही जो है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा और वो विन कर जाएगा। नेक्स्ट है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अकर एट। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अगर कहाँ पर होती है? प्रोडक्ट साइट पर, एक्टिव साइट पर, सेल वॉल या राइबोसोम। तो ये किस चीज़ के ऊपर होती है? एक्टिव साइट के ऊपर ही होती है, क्योंकि ये जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ना, इनकी शेप सेम होती है एज लाइक सबस्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय। अब इनको कम किया जा सकता है अगर हम क्या कर दें? देखो मैंने कहा था कि अभी पीछे मैंने बताया कि जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है ना, इसमें अगर इनहिबिटर, कौन सा इनहिबिटर? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तादाद ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द सबस्ट्रेट, तो वो एंजाइम के साथ आकर बाइंड हो जाएगा। अब इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कैसे कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पर सबस्ट्रेट की तादाद को बढ़ा दें। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देख लेते हैं क्या ये ऑप्शन हमारे पास है कि लोअरिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये तो अगर हम लोअर कर देंगे तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये देखो भाई ऑप्शन बी आ गया कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। ओके, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहाँ पर बाइंड होता है? ओनली एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पर ये बाइंड नहीं हो सकता,
ठीक है, क्योंकि इसकी शेप जो है वो अकॉर्डिंग टू एक्टिव साइट नहीं होती। अनदर साइट ऑन द एंजाइम सबस्ट्रेट ओनली या प्रोडक्ट ओनली, ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है, अनदर साइट ऑफ एंजाइम, जिसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टीरिक साइट कहते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर आकर बाइंड करता है, जिससे क्या होता है, जो एक्टिव साइट होता है ना, रहता तो हमारे पास क्या है, फ्री है, लेकिन फ्री होने के बावजूद भी जो सबस्ट्रेट है उस एक्टिव साइट के ऊपर आकर बाइंड नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो हमारे पास क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, जब भी वो एंजाइम की किसी दूसरी साइट के ऊपर आकर लगता है ना, तो वो एक्टिव साइट की जो हमारे पास क्या होती है, कंपोजिशन होती है ना, उसको चेंज कर देता है। दैट्स वाई हमारे पास क्या होता है कि एक्टिव साइट के फ्री होने के बावजूद भी सबस्ट्रेट उसके साथ आकर बाइंड नहीं कर पाता। नेक्स्ट हमारे पास है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन काज। अब ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ना, ये क्या काज करते हैं, ठीक है, शेप चेंज इन एंजाइम, मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ओनली, या फिर फॉर्मेशन ऑफ द विटामिन। तो ये क्या कर रहे हैं, ये शेप को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, शेप चेंज इन एंजाइम। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच इनहिबिशन कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि हमने बताना कि कौन सा जो हमारे पास इनहिबिशन है ये कैन नॉट ओवरकम, इसको हम ओवरकम नहीं कर सकते बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो हमारे पास कौन सी होती है, वो होती है जी नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में जब मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को 35 MCQs में बताया कि हमारे पास ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ना, ये एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइड पर आकर लगते हैं, तो एक्टिव साइट तो फ्री होती है, वो एक्टिव साइट हमारे पास फ्री होने के बावजूद भी सबस्ट्रेट उसके ऊपर बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कंपोजिशन में फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पर तुम जितना मर्जी सबस्ट्रेट बढ़ा लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। एंजाइम की एक्टिविटी को हम ओवरकम नहीं कर सकते, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि नॉन कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट हमारे पास है कि साइनाइड इनहिबिट एंजाइम इन्वॉल्व्ड। अब ये जो हमारे पास एंजाइम है, ठीक है ना, जो साइनाइड है, ठीक है ना, ये एंजाइम के किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये किस में इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मेलोनेट इनहिबिट सक्सिनेट, ठीक है ना। अब ये जो मेलोनेट है सक्सिनेट को क्या करता है, इनहिबिट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेज बाय नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इरिवर्सिबल इनहिबिशन या फिर डीनेचुरेशन। तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि ये क्या होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट है हमारे पास के इरिवर्सिबल इनहिबिटर यूजली। अब वो यूजली किस तरह के हमारे पास होते हैं, बाइंड वीकली, परमानेंटली इनएक्टिव एंजाइम, इंक्रीज पीएच या फिर एक्ट एज सबस्ट्रेट। तो देखो भाई हमने कहा यहाँ पर क्या है, इरिवर्सिबल, जो रिवर्स ही ना हो सके, तो किस तरह के होते हैं, ये परमानेंटली इनएक्टिवेट कर देते हैं किस चीज़ को, एंजाइम को, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फ्री होने के बावजूद भी यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व्ड नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ एंजाइम कंसंट्रेशन डबल, अगर यहाँ पर एंजाइम को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, वाइल सबस्ट्रेट इज एक्सेस, और यहाँ पर हम क्या कर दें कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट हो वो भी ज़्यादा हो, रिएक्शन रेट क्या होगा, डिक्रीज, रिमेन सेम, इंक्रीज या फिर स्टॉप। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या है कि जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट ज़्यादा है, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को भी डबल कर रहे हैं। तो एंजाइम भी ज़्यादा है, सबस्ट्रेट भी ज़्यादा है, तो अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि रिएक्शन भी इंक्रीज होता चला जाएगा। नेक्स्ट है कि एंजाइम अफेक्ट रिएक्शन रेट बट नॉट, ठीक है ना, एंजाइम जो है वो इफेक्ट करते हैं रिएक्शन रेट को, लेकिन नहीं, क्या नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी, स्पीड, इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, किस चीज़ को वो इफेक्ट नहीं करते। यहाँ पर हम जो है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर के इक्विलिब्रियम पोजीशन को वो चेंज नहीं करते। नेक्स्ट है कि राइबोजाइम एंजाइम आर। अब ये जो राइबोजाइम एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, लिपिड एंजाइम, आरएनए मॉलिक्यूल विद कैटालिटिक एक्टिविटी, डीएनए एंजाइम या विटामिन एंजाइम। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि ये कौन सा हमारे पास एंजाइम होता है,
RNA मॉलिक्यूल विद कैटालिटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास है कि एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड बिकम, ठीक है ना। अब अगर हम क्या करें, जो कोफैक्टर एक एंजाइम है, ठीक है ना, उसका जो कोफैक्टर उसको हम रिमूव कर दें तो वो क्या बन जाएगा, होलो एंजाइम, एक्टिव एंजाइम, एपो एंजाइम या फिर प्रोडक्ट। तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि वो क्या बन जाएगा, एपो एंजाइम बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि विच बॉन्ड इज यूजली नॉट ब्रोकन ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, ठीक है ना। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर वीक इंट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम डिपेंड्स मेनली अपॉन। अब जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है वो मेनली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, शेप ऑफ एक्टिव साइट, कलर ऑफ एंजाइम, पोजीशन इन सेल या फिर प्रोडक्ट साइज। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है, शेप ऑफ एक्टिव साइट। नेक्स्ट हमारे पास है कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी इज ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन। अब एंजाइम की स्पेसिफिसिटी जो है वो क्यों जो है वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि किस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप के दरमियान में होती है, प्रोडक्ट एंड कोफैक्टर, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। आप सबको पता है किस में होती है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट में। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंजाइम, एंजाइम के बारे में बताओ भी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। दे आर कंज्यूम इन रिएक्शन, दे इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी या फिर दे आर रीयूजेबल या दे स्टॉप ऑल रिवर्स रिएक्शन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, दे आर रीयूजेबल, क्योंकि एंजाइम रिएक्शन को करवाने के बाद विदाउट बीइंग कंज्यूम ये यहाँ से चला जाता है, रिएक्शन से आउट हो जाता है, फिर रेडी रहता है और रिएक्शन को करवाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि एट ऑप्टिमम कंडीशन एंजाइम एक्टिविटी इज, ऑप्टिमम कंडीशन अगर हम दें, यानी कि वो कंडीशन जो एंजाइम को चाहिए बेस्ट वर्क करने के लिए, अगर हम वो दे दें, ठीक है ना, ऑप्टिमम कंडीशन दे दें, तो इसे एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम हो जाएगी। लास्ट एमसीक्यू है द मेन फंक्शन ऑफ द कोएंजाइम इज टू। अब मेन फंक्शन हमने यहाँ पर बताना है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कोएंजाइम का, डिस्ट्रॉय एंजाइम, एसिस्ट एंजाइम ड्यूरिंग कैटालाइसिस या फिर डीनेचर सबस्ट्रेट या फिर रिड्यूस टेम्परेचर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, एसिस्ट एंजाइम ड्यूरिंग कैटालाइसिस। तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज। होप कि आप लोगों ने यहाँ तक जो है वो मेरे साथ प्रिपरेशन की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें यहाँ पर इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।